नमस्कार, उत्तराखंड 360 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मदन मोहन सती। आज हमारे साथ उत्तराखंड के जन नेता काशी एरी जी हैं। आप इतने लोकप्रिय हैं कि राज्य के किसी भी कोने में चले जाएं, आपके समर्थक हैं, लोग आपको चाहते हैं। पहाड़ का एक ऐसा वर्ग ऐसा है जो लगातार आपको एक बड़ी कुर्सी पर देखना चाहता है, लेकिन दल की स्थिति ये है कि वो एक टैग जैसा रह गया है। जबकि कभी यही दल एक लोगों के मन में जगह बनाया करता था। आखिर दल की ये स्थिति क्यों हो गई, इस पर एरी जी से हम चर्चा करेंगे। एरी जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। एरी जी, आप इतने बड़े जन नेता हैं, लोग आज भी आपका नाम लेते हैं। 30 दशक की जो राजनीति है उसको करीब से मैंने भी देखा है। फिर आपकी जो दल की स्थिति है वो ऐसी क्यों हो गई है कि लोग उस पर वोट ही नहीं करते हैं? बड़ा अच्छा सवाल है और इसका जवाब ये है, जवाब नहीं, ये स्पष्टीकरण है। हमने 1994 का जब आंदोलन हुआ उसमें दल को पीछे कर दिया था। हमने उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति बनाई थी जी। और 1996 में हमने राज्य नहीं तो चुनाव नहीं का नारा दिया, बहिष्कार किया। तो उससे हमारा उत्तराखंड क्रांति दल का ग्राफ घटा। लोग नहीं समझ पाए कि उत्तराखंड क्रांति दल है। हमने उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति के नाम से आंदोलन किया। ये दो घटनाएं थी जिससे उत्तराखंड क्रांति दल का संगठन कमज़ोर हुआ और 2000 में राज्य बन गया। अब वो जो पीछे की चीज़ें थी वो आगे बढ़ती रही और 2002 में जब चुनाव हुआ उत्तराखंड का पहला, तो उसमें 4 सीटें हमको मिली। 4 सीटें किसकी थी? एक तो मैं था, एक स्वर्गीय विपिन त्रिपाठी थे, एक डॉक्टर जंतवाल थे, एक प्रीतम सिंह पवार थे। ये व्यक्तिगत इनकी छवि थी, हमारी भी छवि थी, सब थे। जनता ने उत्तराखंड क्रांति दल को राज्य बनाने का वो तोहफा नहीं दिया कि इन्होंने राज्य बनाया तो इनको मैंडेट देना है, नहीं दिया। खैर, हमने फिर संघर्ष किया, आगे बढ़े और उसके बाद 2007 का चुनाव हुआ। मैं खुद हार गया और 3 सीटें आ गई हमारी। और इत्तेफाक से जो विपिन त्रिपाठी जी के सुपुत्र थे पुष्पेश त्रिपाठी, वो जीत गए। 2004 में भी जीते थे, 2007 में भी जीते। तो ये सब होता रहा, लेकिन सवाल ये है कि हमारी जनता अपने मुद्दों को लेके कितनी गंभीर है। मैं जनता से सवाल कर रहा हूँ। आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैं जनता से सवाल कर रहा हूँ कि कब समझोगे भाई, कब इस बात को समझोगे कि हमको अपनी समस्याओं के समाधान के लिए किस पार्टी को चुनना है, किस नेता को चुनना है। नहीं चुनते वो। अब वो तो जानते हैं आज की राजनीति में क्या हो गया है जी। मैं मदन मोहन सती जी 3 चुनाव हार गया हूँ राज्य बनने के बाद जी। उत्तर प्रदेश में 3 बार चुनाव जीता हूँ जी। तो ये क्या विडंबना है। राज्य हमने बनाया, उसमें मैं चुनाव हार रहा हूँ। मेरे खिलाफ क्या शिकायत है? मैंने विकास नहीं किया, मैंने भ्रष्टाचार किया या क्या किया? कुछ नहीं। लेकिन मैनेजमेंट, पैसा, शराब, ये सब है। तो ये उत्तराखंड में ये बहुत बड़ी विसंगति आ गई है राजनीति में। तो इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि भैया सोचो, समझो, जागो, चेतन बनो। नहीं तो काम करने, नहीं तो उत्तराखंड जो हमने बनाया है वो डूब जाएगा। सर, आप ये कह रहे हैं जनता से कि आपने 2002 और 2007 में जो 4 और 3 सीटें दी
उसके बाद आपको एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन उसके लिए जनता, आप ये कह रहे हैं कि जनता दोषी है। लेकिन आप ये बताइए कि जो जनता के बीच में आपके लोग तो नज़र आते नहीं हैं, लेकिन जब ये उत्तराखंड नहीं बना था 2002 से पहले, उस दौर में जो आंदोलन होते थे उसमें आपके नेता नज़र आते थे। लेकिन 2002 के बाद जो पहला चुनाव हुआ और दूसरा चुनाव हुआ उसमें आप लोग की उपस्थिति रही। उसके बाद से कोई आंदोलन या हीलिंग टच का जो मुद्दा है या लोगों के बीच में जो जाने की जो प्रवृत्ति थी वो छूट गई, क्या उसके लिए आपका दल जिम्मेदार नहीं है? निश्चित तौर पर हमने जो ग्राउंड रियलिटी है संगठन बनाने की, वो हमने नहीं किया। ये हमारी कमी है। जनता को संदेश देने के लिए, जनता को समझाने के लिए हम लोग गए, लेकिन क्या है कि वो वहाँ पर जो जनता के बीच में हम गए तो वहाँ हमारे परहेदार भी होने चाहिए थे। परहेदार माने हमारे संगठन कार्यकर्ता होने चाहिए थे। वो हमारी कमी रही है। हो सकता है ये कमी रही हो, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि फिर भी हमारे उत्तराखंड की जनता बहुत प्रबुद्ध है, समझदार है, पढ़ी लिखी है। उनको इतना समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि हम लड़े हैं, अभी भी लड़ रहे हैं, तो लड़ने वालों को आगे क्यों नहीं करते वो? ये मेरा शिकायत है यार। सर, लेकिन आपकी जो लड़ाई है वो कहाँ पर है? वो तो नज़र नहीं आती ना, वो नज़र तो आनी चाहिए। हमारी लड़ाई सभी जगह है। हम जब विधानसभा में थे तब भी लड़े, सड़क में भी लड़े। हमने हर चीज़ का भू कानून का सवाल था तब 2004 में, उसके लिए लड़ाई लड़ी। स्वर्गीय एनडी तिवारी जी ने भू कानून बनाया, लेकिन बहुत ढीला ढाला, बहुत वो। उसके बाद हम लोग फिर लड़े, तो खंडूरी जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने उसमें थोड़ा सा संशोधन किया कि 500 वर्ग मीटर की जगह 250 कर दिया। लेकिन जो लूप होल्स थे उस कानून के, जिसमें लोग ज़मीन खरीद सकते थे, वो छोड़ दिए। वो इफ़ेक्टिव नहीं रहा। उसके बाद हम तो लड़ते रहे और अंततोगत्वा त्रिवेंद्र सिंह सरकार आई बीजेपी की। उन्होंने पूरा दरवाज़ा खोल दिया। उन्होंने कहा जितनी ज़मीन चाहिए आप ले लो। और नतीजा ये है आज कि आपके जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं और जितने भी मैदानी क्षेत्र की कृषि भूमि है उस पर माफियाओं का कब्जा हो गया। ले रहे हैं ज़मीन और बेच रहे हैं। तो अब थोड़ा समझ में आया लोगों को, उत्तराखंड की जनता को, कि ये क्या हो गया। हम तो अपनी ज़मीन पे खड़े भी नहीं रह सकते, इतना वो हो गया है। तब लोगों को आज लग रहा है कि भू कानून होना चाहिए। हम तो राज्य आंदोलन के दौरान भी कहते रहे कि आर्टिकल 371 संविधान का 370 कश्मीर में लागू है। 371 विभिन्न राज्यों की विशिष्ट समस्याओं के लिए वो उनको एड्रेस करता है। हमने ये कहा था कि आर्टिकल 371 के तहत ये प्रोविज़न किया जाए कि उत्तराखंड की ज़मीनों को कोई भी ना खरीद सके। अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, सेंसिटिव जोन है, हमारी संस्कृति, हमारा समाज, हमारा इकोनॉमी अलग है। तो ये बाहर के लोग आएंगे तो ये तो उसको बिगाड़ देंगे। नहीं माना, केंद्र सरकार को करना था ये 370 वाला मामला प्रोविज़न, पार्लियामेंट को करना था, नहीं किया। और फिर हमको उम्मीद थी कि सरकार बनेगी हमारी, किसी की भी, उत्तराखंड सरकार इसको रेगुलेट करेगी, कुछ करेगी, लेकिन नहीं किया। तो आंदोलन किया और फिर 2004-05 में एनडी तिवारी की सरकार ने एक वो थोड़ा सा हमको सेटिस्फाई करने के लिए, हम सेटिस्फाई नहीं थे। ये कहा कि 500 वर्ग मीटर ज़मीन खरीद सकता, जो आकर्षक है बाहर का। लेकिन
और भी कितने छेद थे उसमें, उनको छोड़ दिया। जी जी। फिर हमने 2007 तक आंदोलन किया, खंडूरी की सरकार आई तो उन्होंने 2008 में उसको 500 वर्ग मीटर की जगह 250 वर्ग मीटर किया। लेकिन वो जो लूप होल्स थे, वो छेद थे, वो भरे नहीं, चलते रहे। और मैं जैसा कह रहा था कि दो गत्ता त्रिवेंद्र सरकार ने तो दरवाजे खोल सारे दरवाजे फ्लड गेट खोल दिया। तो आज आप अब पहाड़ में जाएं, देखें कि सारी अच्छी ज़मीनों पर इनका कब्जा है, क्योंकि एक पूंजीपति पूरे पहाड़ को खरीद सकता है। आज हिंदुस्तान में हालत ये है, अडानी हो, अंबानी हो, कोई भी हो, पूरे पहाड़ को खरीद सकता है। तो पहाड़ खरीद लो, क्या करोगे, कैसे बचाओगे पहाड़ को, उसकी संस्कृति को, उसके समाज को, उसकी सर ये जो देवस्थानम बोर्ड का भी अभी हम सुन रहे हैं, विरोध भी हो रहा है, कुछ लोग समर्थन भी कर रहे हैं, उस पर आपके दल की तरफ से कोई राय सामने आई नहीं? हमने विरोध किया है जी। हमने विरोध किया है। ये देवस्थानम बोर्ड जो है एक ऐसी चीज़ है कि उसका देवस्थानम बोर्ड का जो बायलॉज है वो आपको तय करना पड़ेगा। जी। वैष्णो देवी का ट्रस्ट है, आपने ट्रस्ट बनाया है, ठीक चल रहा है, आप ऐसा क्यों नहीं करते? आप बोर्ड बना रहे हैं, बोर्ड में भ्रष्टाचार है, बाहर के लोग आएंगे, ब्यूरोक्रेट्स आएंगे, वो बोर्ड को कंट्रोल करेंगे। वहाँ के जो पुजारी हैं, वहाँ की जो परंपरागत जो लोग हैं, उनका कोई स्थान नहीं है। ये गलत है। आप कुछ मत करिए, बोर्ड मत बनाइए, आप ट्रस्ट बनाइए चारों धामों का। बल्कि हम तो ये कहते हैं कि 4 धाम का क्यों, 4 धाम तो हमारे ये है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, जागेश्वर है, बागेश्वर है, और भी हैं। तो उनको लेके उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए आपको एक ट्रस्ट बनाना चाहिए। जैसे वैष्णो देवी ट्रस्ट है, वो बना है उसके, लेकिन सवाल ये है कि बोर्ड हो या ट्रस्ट हो, उसके जो प्रोविजंस हैं उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इस पे ये चीज़ें होनी चाहिए, ऐसी चीज़ें होंगी। वो तो कर नहीं रहे आप। एक बोर्ड बना दिया बाहर के लोगों का कब्जा करने के लिए, इसलिए इसका विरोध हुआ और हमने इसका विरोध किया है। जी जी जी। सर जो हमारी जो ये सांस्कृतिक पुरानी परंपराएं हैं, जैसे जो घोड़ा गाने की परंपरा है, या गीत गायन की जो शैली है, या वो जो श्रम गीत हैं, अब उनको भी जब देखते हैं तो उनको भी बचाने के लिए पिछले 20 साल में या 22 साल में कोई बड़ा काम सामने नज़र नहीं आया है। तो उसके लिए भी आपके दल की तरफ से कोई कभी आवाज़ उठी क्या? हमने, और किस तरह उसका आपका ब्लूप्रिंट है कि ताकि आप ये कहें कि अगर हमें अपनी लोक परंपरा, अगर आप संस्कृति की बात करते हैं तो लोक जीवन के बगैर संस्कृति हो नहीं सकती है, और जब संस्कृति बचेगी, जैसे भू कानूनों की लड़ाई है, उस तरह की लड़ाई इस तरफ नहीं देखी गई। देखिए ऐसा है, उसमें फिर सवाल आता है कि गांव खाली हो गए हैं, पलायन हो गया है। गांव खाली होंगे तो वो परंपराएं भी ख़त्म हो जाएंगी। हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए गांव को बचाना ज़रूरी है, उत्तराखंड को बचाना ज़रूरी है। गांव को बचाने के लिए आपको गांव का विकास करना पड़ेगा। विकास का मतलब ये है, हमने एनडी तिवारी जी जब मुख्यमंत्री थे, हमने कहा था कि यूपी की तर्ज पर शासन मत करो, यहाँ के हिसाब से शासन करो। आप तो स्वर्गीय हो गए। हमने कहा कि गांव की आवश्यकता क्या है भाई, गांव में आदमी क्यों रहेगा, कैसे रहेगा? उसको एक सस्टेनेबल आमदनी देनी पड़ेगी गांव में रहे तो खेती करे, किसानी करे, और उसको
इतनी इनकम होनी चाहिए, इतने आय उसकी होनी चाहिए कि वो वहाँ पर अपना गुजर बसर कर सके। एक दूसरा, उसके बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित हो, अच्छी हो, गारंटीड हो। तीसरा, स्वास्थ्य, उसको हल्द्वानी, देहरादून, दिल्ली ना जाना पड़े, उसका इलाज वहीं हो जाए। तो 3। चौथी चीज़ कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि वो गांव में खुश रहे। हमने विधानसभा में कहा है, आंदोलन भी किया है, हमने उत्तराखंड बचाओ उत्तराखंड बसाओ अभियान भी चलाया है। उसमें वो हमारे एस्को के डायरेक्टर हैं जोशी जी, उन्होंने फिर उसके बाद ये शुरू किया, गांव बचाओ गांव बसाओ। हमने उत्तराखंड बचाओ उत्तराखंड बसाओ आंदोलन शुरू किया था। तो तब से कहते रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं। अभी आपको मैं ये बताऊं कि उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ तीनों ऐसे ज़िले हैं जो आपदाग्रस्त हैं, जिनमें आपदा कभी भी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। हमने ये कहा था कि इनको पुनर्स्थापन करो, उनको बसाओ। नहीं, क्या हुआ, जब आपदा आती है तो वहाँ जाते हैं, डीएम जाते हैं, नेता जाते हैं, सब जाते हैं, उनको सांत्वना देते हैं, लेकिन उसके बाद का क्या भविष्य उनका, कहाँ जाएंगे वो, वहाँ रहेंगे तो मरेंगे। अभी ऐसे मेरे ख्याल से 2010 की मैं बात कर रहा हूँ, 353 गांव थे जो विस्थापित होने थे, आपदाग्रस्त घोषित थे वो। आज तक एक गांव विस्थापित नहीं हुआ। 2010 की मैं बात करूँ, आज मेरे ख्याल से 600 से ऊपर हो गए होंगे गांव जो आपदाग्रस्त हैं, जिनको विस्थापित करना है। मैं अगर समय है तो मैं बता देता हूँ कि 2010 में निशंक मुख्यमंत्री थे यहाँ के। 2010 में भी बड़ी आपदा आई थी ऊखीमठ में, कई जगहों पर। तो मैं मिला उनको, मुझे दर्द हुआ। मैंने कहा ये आप क्या करेंगे, आप इनको बचाने के लिए क्या करेंगे? उन्होंने कहा आप बताइए, निशंक जी ने। मैंने कहा एक काम करिए आप, जो जिन गांव का विस्थापन होना है उनका पूरा रकबा क्या है, मान लीजिए 100 हेक्टेयर है, ठीक हो गया। आप इन 100 हेक्टेयर की ज़मीन दूसरी जगह फॉरेस्ट में दे दीजिए, उनको बसा दीजिए, तराई में दीजिए, भाबर में दीजिए। बहुत गांव है हमारे, वो अतिक्रमण हो रखा है, वहाँ दे दीजिए। और उस गांव को जो 100 हेक्टेयर आप विस्थापित कर रहे हैं उसको रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर लो, तो आपका फॉरेस्ट भी कम नहीं हुआ। 100 हेक्टेयर से आपने गांव को उठा के दूसरी जगह बसा दिया, उसको फॉरेस्ट घोषित कर दिया। माने जो रिजर्व फॉरेस्ट है, मैं और फॉरेस्ट की बात नहीं कर, रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दो उसको, तो रिजर्व फॉरेस्ट का एरिया कम नहीं हुआ, रकबा कम नहीं हुआ। निशंक जी को बड़ा पसंद आया। उन्होंने उस वक्त भारत सरकार के वन पर्यावरण मंत्री थे, रमेश क्या थे, जयराम रमेश। उन्होंने फौरन फ़ोन लगाया, मिल गए। वो निशंक जी ने कहा कि एक ऐसा सुझाव दिया है, हमारे उत्तराखंड के बड़े प्रमुख नेता हैं, सीनियर नेता हैं, ये कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा कर दिया जाए तो कैसा रहेगा। तो जयराम रमेश ने ये कहा कि बिल्कुल बढ़िया प्रस्ताव है, आप भेजिए। तो जब उनका फ़ोन कन्वर्सेशन बंद हुआ तो उन्होंने कहा कि अरे जी मान गए, हमको प्रस्ताव भेजना है, ये हो जाएगा। बढ़िया, और आज तक नहीं हुआ। जी जी, कोई प्रस्ताव नहीं है। जी जी, ये हालत है जी। अच्छा सर, गांव की आज स्थिति है कि मवेशी घुसाए हैं, जैसे बंदर, गुणी और वो शुअर वगैरह और गुलदार वगैरह बहुत ज़्यादा गांव में लोग असुरक्षित महसूस करते हैं। तो आपके दल के द्वारा
इसके लिए कुछ ऐसा कभी आंदोलन किया गया या कोई सवाल कहीं उठाए गए कि भाई ये कैसे, जैसे पहले बसाहत थी और वो सुरक्षित महसूस करते थे, लोग अकेले पैदल दूर दूर चले जाया करते थे, लेकिन रास्ते में उन्हें ये गुलदार, बंदर, गुणी का सामना नहीं करना पड़ता था। तो ऐसा कोई मुद्दा कभी उठाया है? उठाया है। मैं उसका बानगी बताता हूँ आपको। पिथौरागढ़ में पहली बार गुलदार कर्फ्यू लगा है। अच्छा, आपने सुना कोई गुलदार कर्फ्यू? नहीं। गुलदार का आतंक हुआ, कर्फ्यू लगा दिया। 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कोई नहीं बाहर निकलेगा। लॉ एंड ऑर्डर के लिए, सबके लिए कर्फ्यू होता था। पहली बार गुलदार कर्फ्यू लगा हुआ। तो क्या है कि उनको जंगल में भोजन नहीं मिल रहा है, गुलदार की संख्या बढ़ गई है। हमने तो बाघों को बचाना है, आदमी को नहीं बचाना है। बाघों को बचाना है तो बाघ बढ़ गए, बच गए। और उनका जो भोजन था, अवैध शिकार में हम लोग मार रहे हैं उनको। घोरड़, कांकड़, थार सब मार रहे हैं, खा रहे हैं। यहाँ तक कि जंगली मुर्गियाँ भी खा रहे हैं हम लोग। तो वो कहाँ जाएगा भाई? वो कहाँ जाएगा? उसको वो तो मांसाहारी है, वो शाकाहारी नहीं है, वो नहीं करेगा। तो मांसाहार के लिए फिर शहर में आ रहा है, वो गांव में आ रहा है और गांव के लोगों को निशाना बना रहा है। तो सवाल ये है कि आप पहली बात कि जंगली अवैध शिकार पर प्रतिबंध लगाओ, ये इन्फोर्समेंट की बात है, गवर्नमेंट को करना है। दूसरी बात, जो बाकी परिवेश है वो है, उसको ठीक करो। वो आपने सूअर का भी जिक्र किया, गुणी हैं, बंदर हैं। अब ये तो भैया ये मांसाहारी नहीं है, ये तो शाकाहारी हैं। उनके लिए भी जंगल में कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। अब आप बाड़ा लगाएंगे, बाड़ा नहीं हो सकता। कितना बाड़ा लगाएंगे? सारे गुणी, बंदर सब तो आएंगे। और ख़ास तौर पर मैं ये बता रहा हूँ आपको कि मैदानी क्षेत्र से इनको पकड़ के मथुरा से, आगरा से, सब जगह से ट्रक भर भर के पहाड़ में भेज देंगे बंदर कि जाओ वहाँ खाओ। और वहाँ इतने कटखने हो गए वो, जैसे वो मंदिरों में होते हैं ना, वहाँ भी आज बंदरों के काटने की घटनाएं बढ़ गई हैं और फसल तो तहस-नहस कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसका भी इंतज़ाम होना चाहिए। सर, मैंने ये तीनों मुद्दे जो उठाए ना, ये जो लोक जीवन वाला, लोक नृत्य वाला या गुणी बंदर वाला, ये जो मैं मुद्दे आपके सामने रखे, वो इसलिए रखे कि आपके दल के नेता, मतलब आप उठाते होंगे, जो एसी रूम में बातें भी होती होंगी या फिर मुख्यमंत्रियों से या सरकार से भी डिस्कशन होता होगा, लेकिन जो नीचे लेवल पर हीलिंग टच, जिस आदमी को सांत्वना चाहिए, वहाँ आपके कार्यकर्ता नहीं दिखाई दिए। और ऐसा कोई जन आंदोलन भी इन मुद्दों को लेकर नहीं दिखाई दिया कि भाई अगर गुणी हैं, बंदर हैं, या ज़मीन का मुद्दा है, या फिर लोक जीवन में जो लोक नृत्य हैं, लोक कार्यक्रम हैं, इन मुद्दों को लेकर कोई ऐसी रैली भी नज़र नहीं आई। तो इन सवालों को उठाने के पीछे मकसद यही था। आप थोड़ी देर पहले इंटरव्यू में कह रहे थे कि लोग हमको नहीं समझ रहे हैं, तो क्या आप लोगों को समझ रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है। हमको लोगों को समझना चाहिए जी, तब लोग हमको समझेंगे जी। अब ये जो बातें हैं कि हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो समाज है, उसको लेके ही हमारी लड़ाई शुरू हुई है उत्तराखंड की। अब उत्तराखंड क्रांति दल इन चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाएगा, इनके लिए लड़ेगा नहीं, तो कौन विश्वास करेगा? हम राम मंदिर के लिए तो नहीं लड़ सकते हैं, हमारा वो मुद्दा नहीं है। हमारा अपना समाज है, अपनी संस्कृति है, अपनी भाषा है। अब आपका सवाल या आरोप सही है कि उत्तराखंड का दल भी क्या कर रहा है इनके लिए? करेंगे, करते रहें, छोटे मोटे आंदोलन मुद्दे उठाते रहें, लेकिन वो उस व्यापक
पैमाने पर परिवेश में नहीं हुए हैं, उसको भी हम इधर ला रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब तक भारत एक राष्ट्र है, उस राष्ट्र में कई उपराष्ट्र हैं। भारतीय संस्कृति एक है, उसमें कई उप संस्कृति है। जब तक उप संस्कृतियों को, उप राष्ट्रीयताओं को आप बचाएंगे नहीं, जैसा आज ये हो रहा है कि नहीं, एक भारत एक, ये जो नारा दे रहे हैं, वो उससे काम चलने वाला नहीं, उससे देश टूटेगा। तो हमारा तो मतलब अपने से है, उत्तराखंड से है। उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड की विरासत, उत्तराखंड की भाषा, उत्तराखंड के लोक पर्व, लोकगीत, लोक संस्कृति बचे, उसका भी संरक्षण करने की जिम्मेदारी सरकार की है। नहीं करेगी, हम आंदोलन करेंगे। मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक बार एक मुख्यमंत्री थे, 2007 और 10 की बात है, मैं नाम नहीं लूँगा। हमारे बड़े बड़े साहित्यकार आए यहाँ, उस वक्त मुख्यमंत्री से मिले। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की भाषाओं की एक एकेडमी बननी चाहिए, गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, जो भी कहा होगा उन्होंने। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा इससे क्या होना है? मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इससे क्या फ़ायदा है, आके मिले हमसे इत्तेफाक से। मैंने पूछा क्या हुआ, बात क्या हुई? उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि इससे क्या फ़ायदा होना। तो ये कॉन्सेप्ट लेके हमारे सेंटर से मुख्यमंत्री आते हैं, इससे क्या होना है? तो उसको देखिए, अभी जो आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में दखल दे रही है, तो इसलिए कि उन्होंने वो तीनों भाषाओं की एकेडमी बना ली दिल्ली में। हम अभी तक नहीं बना पाए, तो हम क्या कहें? हमने विरोध भी किया, उसका क्या करें? सर, एक सवाल ये है कि आपके जो दल के जो बड़े नेता हैं, जो बड़े बड़े आपके दल में तो कार्यकर्ता कम, नेता ज़्यादा हैं, वो आपके यहाँ कुर्सी या चटाई उठाने में बड़ी शर्म महसूस करते हैं क्योंकि वो दल के नेता हैं। लेकिन जैसे ही वो बीजेपी और कांग्रेस में जाते हैं, हम उनको चटाई उठाते या बिछाते देखते हैं। ऐसा क्यों? आपके यहाँ लोग कहते हैं इंटर्नशिप करने आते हैं, नौकरी असली जो है बीजेपी और कांग्रेस में करते हैं। हाँ, वही है, घर का जोगी जोगना आना गाँव का सिद्ध। मतलब उनको लगता है ग्लैमर, वहाँ जाएंगे तो ये हो जाएगा, फिर चटाई बिछानी पड़ती, उठानी पड़ती है। और उनका, अब कुछ लोग सफल भी हुए हैं, कुछ असफल भी हुए हैं। हमारे यहाँ भी बहुत ऐसी गंदगी थी, है, लेकिन हम तो अपनी जगह पर हैं। उत्तराखंड का जो कार्यकर्ता है क्रांति दल का, वो अपनी जगह पर है, अपने स्वाभिमान पे है। और ये स्वाभिमान कभी कभी हम भी इधर जाते उधर जाते ये करते, वो हमारा कार्यकर्ता इसको स्वीकार नहीं करता है। जी सर, एक सवाल और ये है, इसी से जुड़ा हुआ ये कि आपके जो दल को जिन लोगों ने तोड़ा और कई बार तोड़ा, उनको बार बार आप अपने साथ ले लेते हैं, तो उससे क्या दल की छवि खराब हुई है या लोगों में विश्वास उससे कम हुआ है? हुआ है। हमने तो इसलिए किया कि भाई ये संदेश न जाए जनता में कि ये बिखरे हैं, टूटे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। लेकिन अंततोगता जनता को पता है कि यार ये ऐसा है, वो ये हमारा अंदरूनी मामला है। हमने कई बार कंप्रोमाइज़ किया है, लोगों को जोड़ा है, अभी भी जोड़ रहे हैं, और आगे आने वाले समय में भी उनको ठीक और शांत रखने की कोशिश करेंगे और ये दिखाएंगे कि हम एक हैं अपनी रक्षा के लिए, उत्तराखंड की रक्षा के लिए। जी जी, ये सवाल बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। हम उत्तराखंडियत, उत्तराखंड की संस्कृति सब खत्म हो जाएगी। जी जी सर, इस बार अब चुनाव तो नज़दीक है, अब 2022 में है, तो ये दिसंबर के बाद चुनावी बेला शुरू हो जाएगी। तो इस बार आप लोग कितने सीट पर मान रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे, या सभी सीटों पर उतरने का मन है, या फिर समझौता करेंगे कुछ दलों से? ये राजनीतिक रणनीति है। पहला, हम 70 सीटों में लड़ेंगे। दूसरा, हम जो
क्षेत्रीय दल हैं और भी हैं यूकेडी के अलावा, क्षेत्रीय जन संगठन है वो हैं, और मैं उसमें कहूँगा कि राष्ट्रीय स्तर पर CPI, CPM और CPML है, वो भी हमारे सरोकारों से इत्तेफाक रखते हैं जी। इन सबको मिला के भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा बनाने की कोशिश हम जरूर करेंगे। जी सर, एक सवाल ये है कि राज्य की जनता तो आपको कुर्सी पर कई बार बैठा दिखना चाहती है, एक बड़ा वर्ग भी ऐसा है और समर्थकों का एक बड़ा वो है। जब आप दोबारा आपको कमान दी गई तो लोगों ने कहा टाइगर जिंदा है, तो क्या टाइगर इस बार कुर्सी पर बैठेगा? टाइगर कुर्सी में बैठे न बैठे, कुर्सी हासिल करेगा जी। कुर्सी हासिल करेगा, और ये जो प्रपंच है इनका भंडाफोड़ जरूर करेगा, ये हमारा लक्ष्य है। थैंक यू सर, थैंक यू।